आज जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है बेसिकली वो है आपका राइट टू रिनाउंस बोनस इशू। क्या है बोलिए तो? बोनस इशू। ओके, बोनस इशू का सेक्शन बता सकते हैं आप? सेक्शन 63। बोनस इशू क्या होता है? सिंपल सा बात है, कंपनी को यहाँ पे बोनस का मतलब बिना कोई पैसा लिए कंपनी क्या करता है, शेयर्स दे देता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोगों को। डन है क्या? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोनस इशू। एट द एंड एक चीज नोटिस करें, यहाँ पे कुछ भी चीज फ्री में नहीं जा रहा है, वो सब कुछ एक प्रॉपर रिजर्व्स है उसी से जा रहा है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री, ठीक है ना? प्रॉफिट ही नॉर्मली बांट रहा है, तो उसी को हम लोग बोनस का नाम दे देते हैं। डन है क्या? अच्छी तरह से। और यहाँ पे शरीफ जैसा बिहेव करते हैं कि हम लोग बोनस दे रहे हैं, ठीक है ना? सीधा लॉजिक ये है। लेकिन ठीक है अगर आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से सिर्फ थ्योरेटिकल नेचर में आपको समझना पड़ेगा। पहला बात बताओ, बोनस इशू का सेक्शन कौन सा है? बोनस इशू का सेक्शन है 63। बोनस इशू का सेक्शन कौन सा बोलो? 63। अब ध्यान से देखिए, कंपनी इशू कर सकता है कौन सा बोनस बोलिए तो? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। मेरा बात ध्यान से सुनिए, कंपनी का बोनस इशू करने का भी सोर्स आप नोटिस करिए क्या है? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कल ही आप सीआरआर बनाए थे कि नहीं बनाए थे बोलिए? तो सबसे पहले हम लोग बोनस इशू कर भी रहे तो उसका पैसा कहां से एडजस्ट करेंगे? सीआरआर से, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद जाके किससे? फ्री रिजर्व से। हमेशा अकाउंटिंग रूल बोलता है जिस कारण से वो रिजर्व क्रिएट हुआ है तो उस कारण में वो रिजर्व आप पहले यूज करिए, बाद में जाके आप कोई और रिजर्व यूज करिए। डन है क्या? तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना ही था बोनस इशू में हेल्प करने के लिए, तो हम लोग वो रिजर्व पहले यूज करेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अगर एग्जाम में कुछ प्रोविजन पूछ रहा है तो उस प्रोविजंस का नंबर 1 आपको ध्यान देना है कि आपको सेक्शन बताना है, ठीक है? नंबर 2, अगर पैसा कंपनी दे रहा है, अगर पैसा क्या कर रहा है? कंपनी दे रहा है, यानी कि कुछ भी अमाउंट जो कंपनी के पास से जा रहा है तो आपको उसका सोर्स बताना जरूरी है। जैसे बाईबैक का सोर्स आप बताए, उसी तरह आपको बोनस इशू का भी सोर्स बताना पड़ेगा। बोनस इशू में सिर्फ एक और एड ऑन हो रहा है, क्या क्या बोलिए तो? सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। डन है क्या? अब समझना है कि बोनस, अगर बोनस इशू हम करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 स्टेप बोलता है आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। क्या बोलता बोलो? आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। यानी कि अगर आर्टिकल ऑथोराइज नहीं करेगा तो आप बोनस इशू नहीं कर सकते। लेकिन अपने को तो वो भी आता है ना कि अमेंड कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो आर्टिकल अमेंड करने के लिए अपने सेक्शन 14 में ये लिखा है कि आप क्या पास कर लीजिए? एसआर इन जीएम, और आप आर्टिकल को भी क्या कर लीजिए? अमेंड कर दीजिए। अगेन वही सिंपल सा रूल, आर्टिकल एक बार अमेंड हो गया तो किसको इन्फॉर्म कर दीजिए? आरओसी को इन्फॉर्म कर दीजिए, इन्फॉर्म नंबर MGT 14। तो हमारा आंसर बड़ा होने लगता है ऑटोमेटिक। डन है क्या? फिर नंबर 2 ध्यान रखिएगा, पहला क्या है? आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। नंबर 1 क्या बोलो? आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। ध्यान से सुनिए, नंबर 2 बोलता है बोर्ड पहले रिकमेंड करेगा। बोर्ड पहले क्या करेगा? रिकमेंड। पॉइंट क्या है? अगर तुम लोग शेयर होल्डर पे पावर छोड़ दिया कि बोनस करने का तुम्हारे पावर है, तो वो लोग हर एक महीना में बोनस इशू कर लेगा, एसआर पास कर करके, चलो बोनस बोनस दो, बोनस दो, बोनस दो। इसीलिए कंपनी बोल दिया, मतलब कंपनी लॉ बोल दिया कि भाई सुनो, बोनस का पावर का सबसे पहले अधिकार है कि आर्टिकल क्या होना चाहिए? ऑथोराइज। चलो अगर आर्टिकल ऑथोराइज भी है, उसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये रहेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले रिकमेंड करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा बोलो? रिकमेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे ही रिकमेंड करेगा तब हम लोग पास करेंगे OR इन GM, नॉट SR। क्या पास करोगे बोलो? OR इन GM। तो इधर देखो, सबसे पहले हम लोग सोर्स समझ लिए बोनस इशू का। क्या क्या सोर्स है बोलो? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। डन है क्या? ये लाइन पता है क्या बोल सकता है? कि कोई भी कंपनी, अच्छा, बोनस इशू को और एक नाम से जाना जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या बोला जाता है बोलो? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। डन है क्या? अच्छा कोई भी कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकता जब तक नंबर 1 आर्टिकल ऑथोराइज ना हो रहा हो। नंबर टू बोल रहा है इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, यानी कि क्या पास करना पड़े? क्या पास नहीं, मानने का क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करता है बाय पासिंग BR एट BM, बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग।
पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, तब जाके फिर जनरल मीटिंग कंडक्ट होगा। जनरल मीटिंग में लोग ऑथोराइज करेंगे, और ये लोग जनरल मीटिंग में कैसे ऑथोराइज करेंगे बेटा? बाय पासिंग OR/GM, नॉट SR, बाय पासिंग व्हाट? OR/GM। डन है क्या? अब बेटा फिर से वही नौटंकी, बोनस इशू करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो कंपनी है वो डिफॉल्ट नहीं किया है कोई भी तरह का पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट मतलब समझे, लोन का इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल, यानी कि एग्जैक्ट लोन अमाउंट में डिफॉल्ट नहीं किया है, या फिर कोई डिपॉजिट होल्ड करके रखा है, या डेट सिक्योरिटी पे गड़बड़ किया है, या कोई भी तरह का स्टैट्यूटरी ड्यू बाकी है एम्प्लॉय का। स्टैट्यूटरी ड्यू मतलब समझते हो, ग्रेचुइटी हो गया, पेंशन हो गया, तुम ये सब एम्प्लॉय का पैसा मार के अभी रोके हुए और तुमको बोनस इशू सूझ रहा है। डन है क्या? पहले वही दे दो। डन है क्या? अच्छा, एक बात याद रखो, बोनस इशू हमेशा पे किया जाता है किसको बोलो तो? जिसका शेयर फुल्ली पेड अप रहता है। पार्टली पेड अप में इशू नहीं होता। अगर आपका शेयर फुल्ली पेड अप रहेगा तभी हम आपको क्या करेंगे? अलॉट करेंगे बोनस इशू। अच्छा, वो सारा कंडीशन फुलफिल करना होगा बाद में अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड है तो। अभी तक फिलहाल कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, बट यही है कि अलॉटमेंट करना पड़ेगा फुल्ली पेड अप को। डन है क्या? हाँ, नेक्स्ट क्या है? बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन ली ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड अलग है, बोनस इशू अलग है। तुम ये नहीं बोल सकता डिविडेंड के बदले हम तुमको क्या दे दे रहे हैं? बोनस इशू। दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों को ट्रीटमेंट अलग अलग ही किया जाएगा। डन है क्या? दिस इज ऑल अबाउट बोनस इशू। देखिए इसमें कीवर्ड्स है, आपके एग्जाम में अगर आ गया बोनस इशू के बारे में, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया कि बोनस इशू क्या होता है, तो बोनस इशू का सबसे पहले आप क्या जानते हैं? सेक्शन 62 है कि 63 है? 63 है। डन है क्या? सेक्शन क्या बोलिए? 63 बोनस इशू है। तो देखिए लिखते कैसे है, बहुत सिंपल सा है, प्रोविजन है, आपको पता है, कीवर्ड्स पता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको हमेशा किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? सेक्शन से, ठीक है? अकॉर्डिंग टू कौन सा सेक्शन बोलिए? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63, हाईलाइट इज द कीवर्ड। अगर आप हाईलाइट नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। हाईलाइट डज नॉट मीन आप हाईलाइटर लेके वहाँ रंग बिरंगा करने लगे। जो पेन से लिख रहे हो उसी से हाईलाइट करो, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बोनस इशू can be made by the company out of नंबर 1 कहाँ से? अभी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। नंबर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर 3 फ्री रिजर्व। डन है? For bonus issue to be valid, certain condition need to be fulfilled। इस लाइन का मतलब समझ आया? बोनस इशू को आप क्या करना चाहते हो? अगर बोनस इशू को आप क्या करना चाहते हो? वैलिड, तो कुछ कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद तो हम लोग जानते ही है लॉ को, वही लिखना है। सबसे पहला, इशू करने से पहले क्या होना चाहिए? आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। इफ आर्टिकल इज साइलेंट, if article is silent, then amend the article under section 14 by passing special resolution in general meeting and inform ROC within 30 days। इन्फॉर्म नंबर MGT 14। आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आंसर बड़ा हो जाता है। समझ आ रहा है? आपको लॉ में सब आता रहेगा, आप थोड़ा सा एकदम पैनिक नहीं करके अच्छा से फॉर्म से नॉल लिखेंगे, ठीक है ना? आप SR/GM को और तुमको बड़ा करना है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है जिंदगी में, तो तुम यहाँ तक लिखा, देन अमेंड द आर्टिकल अंडर सेक्शन 14, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 कंडक्ट अ जनरल मीटिंग।
एंड पास स्पेशल रेजोल्यूशन। ये भी नोटंकी कर सकता है। अभी और नोटंकी बढ़ जाएगा तुम लोगों का जैसे ही मीटिंग चैप्टर हो जाएगा, तब तुम लोग सीखेगा कि जनरल मीटिंग बुलाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, नोटिस सर्व करना पड़ता है। तो तुम ये भी लिख सकता है, कंडक्ट जनरल मीटिंग बाय सर्विंग नोटिस टू द शेयर होल्डर्स। ऑटोमेटिक आंसर सुंदर बड़ा होते जाएगा। डन है क्या? कोई भी टॉपिक आ जाए, ये 8 मार्क्स का आ जाए तो तुम लिख सकता है, 6 मार्क्स का आ जाए तब भी लिख सकता है, और 4 मार्क्स का आ जाए तो तुमको शॉर्ट करने भी आना चाहिए। लॉ में एक टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है लिखने का तरीका, और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है यू नो हाउ टू इंक्रीज योर आंसर फॉर 10 मार्क्स एंड हाउ टू मेक योर आंसर शॉर्ट फॉर 4 to 5 मार्क्स। समझ आ रही है? आपका कला पे। तो अभी हम जो दिखा रहे बड़ा कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बोनस इशू will be done only after recommendation of board of director in board meeting। डन है क्या? उन लोग जब तक रिकमेंड नहीं करेगा तो हम लोग बोनस इशू नहीं कर सकते। डन है? आफ्टर रिकमेंडेशन, आफ्टर रिकमेंडेशन कंडक्ट, क्या बोलो तो, जनरल मीटिंग एंड पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर तुमको लग रहा है तुमको बहुत टाइम है लाइफ में, मतलब तुम सच में अच्छा करना चाह रहा है, तो तुम ये भी लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस व्हेन वोट इन फेवर इज मोर देन वोट अगेंस्ट, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी। समझ आ रहा है? ये सब हमारा आंसर और अच्छा होते रहेगा, होता रहेगा। डन है क्या? अच्छी तरह से लिखने का कला आपके ऊपर है। श्योर है? मैं आपको बस बता रहा हूँ, आफ्टर रिकमेंडेशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। डन है क्या? फिर यहाँ पे तुम लिख सकते हैं, कंपनी मस्ट have not defaulted certain payments। फिर तुम लिख सकता है नंबर 1 स्टैट्यूटरी पेमेंट्स फॉर टू एम्प्लॉइज, स्टैट्यूटरी पेमेंट टू एम्प्लॉइज। नंबर 2 डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लोन, डिपॉजिट्स, और वो आपका चला आ गया। ठीक है ना। बोनस विल बी इशूड फॉर फुल्ली पेड अप ओनली। ठीक है, एंड हुआ, प्रोसीजर खत्म। फिर नंबर लास्ट वाला पॉइंट देगा, वहाँ लिखेगा बोनस इशू कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, और आपका बोनस इशू सच में खत्म। डन है क्या? अच्छी तरह से आपको ये 3 चीज समझ आया? पक्का से समझ आया कि नहीं आया? बोलो। राइट इशू भी समझ आया? हम तुमको जब फर्स्ट क्लास कंडक्ट किया तो हम ये बताए थे कि एक इंसान शेयर कैसे इशू करता है, कितना तरीका से, 3 तरीका से, पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। याद आ रहा है? पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। डन है क्या? अच्छी तरह से। तो पब्लिक ऑफर समझ गया तुम, राइट इशू, बोनस इशू समझ गए, और एक क्या बाकी है बोलो तो, प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हुआ तो आपका जाके ये सेक्शन कंप्लीट होता है, जो बात करता है किसका बोलो तो, बोनस इशू का। डन है अच्छी तरह से। शेयर कैपिटल चैप्टर में हमेशा याद रखिएगा 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, जो आप पढ़े हो फर्स्ट क्लास। नंबर 2 बाईबैक। नंबर 3 राइट इशू। नंबर 4 बोनस इशू। और लास्ट जो हमेशा आने का कम चांसेस रहता है बट आ सकता है, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट्स। डन है क्या? वो करते ही आपका शेयर कैपिटल पे पकड़ आ जाता है। डन है क्या? अच्छी तरह से। चलिए बोनस इशू समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए। चलिए अब एक तो वर्ड है यहाँ पे, आप बता सकते हैं क्या लिखा है ये, शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। देख पा रहे हैं आप क्या लिखा है? बोलिए ना, शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। देखिए आज के समय पे ये सब चीज़ एक एब्सोल्यूट चीज़ है, जो एक चीज़ नहीं भी पढ़ने से चलेगा, लेकिन एग्जाम में थ्योरेटिकल वेटेज इसका रहता है। ठीक है, आज के समय पे देयर इज नो वन इज इशूइंग यू शेयर सर्टिफिकेट बिकॉज एवरीथिंग इज मेंटेन्ड इन डीमैट अकाउंट्स। ठीक है ना, आज के समय पे ये वारंट एंड सर्टिफिकेट का कोई लॉजिक नहीं रहता।
बट एग्जाम पर्सपेक्टिव्स पे तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग को सिर्फ एग्जाम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे इसको समझना पड़ेगा। डन है क्या? अगर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे मैं आपसे बात करूं तो सिंपल सा बात समझिए, पहले क्या होता था, अगर आप कंपनी का शेयर्स लेते थे तो कंपनी वाला आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता था जिसका नाम क्या था बोलिए तो, शेयर सर्टिफिकेट। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट बेटा, दो तरह का डॉक्यूमेंट होता है, ध्यान से सुनिए। एक डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर डॉक्यूमेंट, और एक डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट बोलिए, बियरर डॉक्यूमेंट। लेट मी मेक यू दिस अंडरस्टैंड। ऑर्डर डॉक्यूमेंट इज दैट डॉक्यूमेंट जिसमें किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो। वो हमेशा डॉक्यूमेंट किसको बिलोंग करता है, दैट पर्सन ओनली। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें उस व्यक्ति का, कोई भी इंसान का नाम लिखा हो, उसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स या फिर ऑर्डर डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसी को ऑर्डर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। बियरर क्या होता है? बियरर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी का नाम नहीं होता। वेरी गुड, जिसमें किसी का नाम लिखा हुआ नहीं होता। अगर हम सिंपल सा तुमको एक्सप्लेनेशन दे तो तुम्हारे पॉकेट में रखा गया नोट, ठीक है, वहां पे भी लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, यानी कि वो जिसके पास है वो उसका, समझ आ रहा है? ये नोट जिसके पास जाएगा वो किसका हो जाएगा, उसका। तो ये हो जाता है बियरर, ठीक है ना। अब पहले क्या होता था ना कि अगर आप कंपनी में शेयर लेते थे ना तो कंपनी वाला आपको देता था शेयर सर्टिफिकेट। क्या देता था बोलिए? शेयर सर्टिफिकेट। अब ये जो शेयर सर्टिफिकेट है इसका क्या रूल है, ध्यान से समझिए। शेयर जो सर्टिफिकेट है इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि हम लोग ये शेयर सर्टिफिकेट देते थे उन लोगों को जो कंपनी का क्या लेता था, शेयर्स। पहले क्या होता था ना, कंपनी का शेयर्स आप पार्टली में भी ले सकते थे। पार्टली समझ आता है? 10 रुपए का शेयर है, कुछ इंस्टॉलमेंट में भी लेके आप ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के समय पे ये सब कुछ नहीं होता है। डन है? डन है क्या? तो उस समय क्या होता था, जब आपका शेयर्स, आप शेयर्स के होल्डर हो, तुमको हम शेयर्स दे दिए, तो सबसे पहले हम तुमको इशू क्या करते थे, शेयर सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट टाइप में आपका नाम लिखा रहता था, सपोज करो अश्विन, ठीक है, और हम कितना शेयर होल्ड कर रहे हैं वो भी लिखा रहता था। वो सर्टिफिकेट लेके हम घूमते थे। जब आप अपना शेयर फुल्ली पेड अप कर देते हो तो आपका वो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो कन्वर्ट हो जाता था किसमें, मतलब आप अगर बोलोगे कंपनी को करने तो किसको कन्वर्ट कर देता था, शेयर वारंट। अब ये शेयर वारंट क्या होता था, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था जो फुल्ली पेड अप है। अब ये उसमें किसी का नाम अब लिखा हुआ नहीं रहता था, लेकिन कंपनी हमेशा शेयर सर्टिफिकेट की जगह शेयर वारंट तभी देगा अगर आप शेयर को क्या कर दिए, फुल्ली पेड अप। क्योंकि कंपनी भीख मांगते नहीं घूमेगा। तुमको अगर हम फुल्ली पेड अप के बिना ही शेयर वारंट इशू कर दिए, अब सपोज करो दिशा को शेयर वारंट इशू कर दिए हम, ठीक है, उसका फुल्ली पेड अप नहीं था, जैसे हम पैसा मांगने गए वो इसको पास कर दी, उससे मांगे उसके पास है बियरर, आपको पता है, तो फिर हम इससे मांगने गए तो इसको पास कर दिया। इसीलिए इसीलिए वो लोग शेयर वारंट हमेशा देता था जब आपका शेयर क्या हो जाए बोलिए तो, फुल्ली पेड अप। और लास्ट में उसका रीपेमेंट कैसे करता था, जो लेके आता था, हाँ, जो लेके आता था उसको रीपेमेंट कर देता था। डन है क्या? अब देखो पॉइंट क्या हो गया, आज के समय पे ऐसा कुछ नौटंकी नहीं है। आज के समय पे एक बॉडी है जिसको आप लोग क्या बोलते हो बोलो तो, डिपॉजिटरीज, ठीक है ना। अब आपको मैं बताता हूं कंपनी हमेशा किस फॉर्म में शेयर इशू करता है, फिजिकल फॉर्म में। किसको देता है, डिपॉजिटरीज को। डिपॉजिटरीज क्या करता है, ये शेयर इशू कर देता है जो उसको मांगा है। यानी कि आपका डीमैट अकाउंट बना हुआ कोई भी बनाए हो, डीमैट तुम्हारा कोई भी बनाए हो, लेकिन डीमैट मेंटेन्ड हमेशा कहां होता है बोलो तो, डिपॉजिटरीज में। तो एक इंसान के पास दोनों का लिंक रहता है, एक इंस्टाग्राम एक फेसबुक देख लो, दोनों का लिंक है। हम तुमसे बात करो, तुम्हारा अकाउंट होना चाहिए फेसबुक में, और अगर तुमको मेरे से फेसबुक में बात करना है तो मेरा भी अकाउंट होना चाहिए फेसबुक में। डन है क्या? तभी ना ये होता है। अब आज के समय पे कंपनी इसको इशू कर देता है और सब कुछ ये दिखता है, ठीक है। अब सुनो, कंपनी को मीटिंग करना है, कंपनी को क्या करना है, मीटिंग। मीटिंग करने के लिए हम लोग को कौन लगेगा, शेयर होल्डर्स लगेगा। मैं अच्छा से एक तो प्रैक्टिकल चीज समझाओ, सुनेगा मन है, ध्यान से देख क्या होता है एक्चुअल में। सपोज कर एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये मई 2020 में शेयर इशू किया। अब ये तो फिजिकल शेयर इशू करेगा, ये किसको इशू कर दिया बोलो तो, डिपॉजिटरीज को। अब डिपॉजिटरीज क्या किया, ये शेयर वो दे दिया राम
श्याम, बिल्लू, इन लोगों को दे दिया। ठीक है, तो मई 22 को अगर कंपनी से कोई पूछेगा तुम्हारे मेंबर्स कौन है, तो वो बोलेगा किसका नाम बोलो, तो श्याम, राम, बिल्लू। डन है क्या? अब कंपनी तो एक बार में पैसा ले लेता है, तो अभी तक मेंबर कौन है? श्याम, राम, बिल्लू। अब क्या हुआ, जो श्याम था ना वो अपना शेयर बेच दिया। किसको? राजू को। तो मेंबर कौन हो गया? अब राजू हो गया। लेकिन कंपनी के पास किसका नाम का रिकॉर्ड है? श्याम, राम एंड बिल्लू। तो कंपनी का ड्यूटी बनता है कि जब कभी भी कंपनी क्या करेगा बोलो तो जनरल मीटिंग शेयर होल्डर लोग का मीटिंग, उसके पहले वो जाता है डिपॉजिटरीज के पास और अपना मेंबर्स का लिस्ट मांगता है। मेंबर्स का क्या मांगता है? लिस्ट। उसके पास वो लिस्ट मेंटेन रहता है जहां पे दिखाएगा कि अब श्याम नहीं है तुम्हारा मेंबर, अब कौन है? राजू। तो उसके पास लेटर जाता है नोटिस वोटिस का। समझ आ रहा है? सारा कंट्रोल कौन करता है बोलो तो डिपॉजिटरीज। श्योर हो अच्छी तरह से? तो वही बोल रहे, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? पहले के समय पे एक टाइटल डीड होता था। टाइटल डीड मतलब जानते हो? ओनरशिप का प्रूफ। टाइटल डीड मतलब क्या बोलो तो ओनरशिप का प्रूफ। ये एक तरह का ओनरशिप का प्रूफ था। क्या प्रूफ था ओनरशिप का? कि इसमें रहता था नेम ऑफ द शेयर होल्डर, कंटेनिंग द नेम ऑफ द शेयर होल्डर। डन है क्या? अच्छा, शेयर वारंट एक तरह का बियरर डॉक्यूमेंट है। शेयर वारंट एक तरह का क्या बोलो तो बियरर डॉक्यूमेंट है। बियरर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? इसमें किसी का नाम नहीं लिखा रहता। डन है क्या? शेयर सर्टिफिकेट में नाम लिखा रहता है, शेयर वारंट में नाम लिखा हुआ नहीं रहता। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है क्योंकि नाम लिखा हुआ है, ऐसे ही तुम नहीं ट्रांसफर कर सकते इसको। लेकिन जो शेयर वारंट होता है वो क्या होता है बोलो? फ्रीली ट्रांसफर। अच्छा, शेयर सर्टिफिकेट हर कंपनी दे सकता है। हाँ, और नॉट कंटेनिंग होगा। डन है क्या? अच्छा, जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो इशू कौन करता है बोलो तो भाई ऑल द कंपनीज। लेकिन शेयर वारंट सिर्फ इशू हो सकता है किसके द्वारा? पब्लिक कंपनी द्वारा, क्योंकि पब्लिक कंपनी का शेयर सब ले सकता है, प्राइवेट कंपनी का शेयर सब नहीं ले सकता है। डन है क्या अच्छी तरह से? अच्छा, यहाँ पे शेयर पार्टली भी पेड अप हो सकता है, फुल्ली भी हो सकता है। यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप। डिविडेंड कूपन आर नॉट अटैच्ड, यहाँ पे अटैच रहता है। बोलने के बाद कूपन, डिविडेंड जानते हो? डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा जो हम लोग शेयर होल्डर को देते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डिविडेंड। अब क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट है तो उसमें डिविडेंड कूपन नहीं रहता है। हमको पता है कि ये नाम सपोज करो रिया होल्ड की है शेयर, उसी को डिविडेंड देना है। लेकिन शेयर वारंट में नाम नहीं लिखा रहता है तो उसमें कूपन रहता है। वो जो इंसान वो कूपन को लेकर आएगा हम उसी को क्या देंगे? डिविडेंड देंगे। इसीलिए शेयर सर्टिफिकेट में लिखा है कि डिविडेंड कूपन अटैच्ड रहता है और इधर लिखा है वो अटैच्ड नहीं रहता। डन है क्या अच्छी तरह से? अब देखो यहां पे शेयर सर्टिफिकेट जिसके पास रहता है वो मेंबर ऑफ कंपनी रहता है, और ये मेंबर नहीं रहता है, जिसके पास है उसका है। ठीक है, समझ आ रहा है? 7 नंबर देखो, एट फर्स्ट शेयर सर्टिफिकेट आर इशूड। सबसे पहले क्या इशू होता है बोलो तो? शेयर सर्टिफिकेट। और बाद में शेयर होल्डर के रिक्वेस्ट पे शेयर वारंट इशू हो सकता है। क्या हम क्लियर है अच्छी तरह से इस पूरे मुद्दे पे? डन है क्या अच्छी तरह से? वोटिंग राइट शेयर सर्टिफिकेट में मिलता है, शेयर वारंट में नहीं। डन है। बेसिकली शेयर वारंट लोग यूज करते थे गिरवी के तौर पे। समझ आ गया? ऐसे समझेगा तो समझ आ जाएगा। डन है क्या? आ जाइए नेक्स्ट। अभी देखिए छिटपुटरी वाला कुछ सेक्शन है, उसको करना है। सबसे पहला छिटपुटरी वाला सेक्शन है क्या बोलो तो? सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसका सेक्शन है 52। इसका सेक्शन क्या बोलो ना? 52। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट आर द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम्स। व्हाट आर द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम्स, कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ यूज होता है।
सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो, ये वो लोग पूछता है। डन है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? नंबर 1, सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूज कर सकते हो फॉर इशूइंग व्हाट? फुल्ली पेड अप बोनस ई शेयर, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। और नंबर 2, बायबैक, मतलब लास्ट वाला, पहले बी 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 बी, दो तो बी है। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना यूज है बोल? 6। कितना यूज है? 6। कौन से सेक्शन के अंदर? 52 के अंदर। 52 के अंदर इसका 6 यूज है। अब अपने को ये 6 यूज आज ही अभी इसी वक्त याद कर लेना है। ये 6 यूज के अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं भी और यूज नहीं होता, ठीक है ना? जिसमें से नंबर 1 आता है, क्या बोलो तो? इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। नंबर 2, बायबैक। ये तो हम लोग वो जब टॉपिक पढ़े थे तभी समझ गए थे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 यूज है, बोनस इशू करते वक्त, बायबैक करते वक्त। डन है क्या? अच्छा, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब कंपनी खुलता है ना बेटा, जब कंपनी खुलता है तो उस समय बहुत सारे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्या होते बोलो? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। तुरंत कंपनी खुलते ही नहीं, कंपनी खोलने में भी कुछ खर्चा होता है। नहीं समझा? कंपनी जब खोल रहा है तो कुछ खर्चा होता है, जैसे कि एक्सपेंसेस, फॉर्म्स जमा करना, इतना सारा खर्चा होता है। और कंपनी खुल जाता है तो बोल रहा है लॉ कि कंपनी खुलने से पहले किया गया हर खर्चा को तुम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकता है, यानी कि एडजस्ट कर सकता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा, क्या बोलो तो? राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या हम आपको समझा पाए ये वाला चीज? अभी 3 यूज हो गया, बताओ तो क्या क्या? इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बायबैक, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। राइटिंग ऑफ का मतलब क्या? सेट ऑफ, एडजस्टमेंट, एडजस्ट कर सकते हैं आप। किससे एडजस्ट कर सकते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से। अगर तुम नोटिस करेगा 3 तो राइट ऑफ से, 3 जगह से आप एडजस्ट कर सकते हो, 3 जगह से आप एडजस्ट कर सकते हो। नंबर 1, आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो अगर आप कोई पे किए, क्या बोलो तो? कमीशन। किस पे, किस लिए कमीशन दियो? शेयर इशू करने का अगर कोई कमीशन दियो या डिबेंचर इशू करने का कोई कमीशन दियो, उसका एडजस्टमेंट आप किससे कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम से। डन है क्या? तो नंबर अभी तक जितना यूज पढ़े, पहला बात बताओ तो कौन सा सेक्शन में सिक्योरिटी प्रीमियम है? सेक्शन 52 में सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बताया गया है, ठीक है? सेक्शन 52 में सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बताया गया है, जो ये बोलता है नंबर 1 क्या बोलता है? आपको करना है इशू ऑफ बोनस शेयर, यूज सिक्योरिटी प्रीमियम। बायबैक करना है तो क्या करो? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो। नंबर 3, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। ना फिर लास्ट देखो, मतलब राइटिंग ऑफ देखो, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। अगर शेयर्स डिस्काउंट में इशू हो रहा है, भैया शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं होता। हम बोले एक्सेप्शन तो है ना, स्वेट इक्विटी ये सब है ना, तो कभी भी अगर शेयर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है या डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो उसका राइट ऑफ भी आप कर सकते हो। डन है क्या अच्छी तरह से? यस और नो? श्योर है क्या? अब देखो, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम। गाइस यहाँ पे बच्चा लोग एकदम तांडव मचा देता है, ठीक है ना? हम बोले अगर तुम प्रीमियम दे रहे हो, प्रीमियम मतलब समझते हो? एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, किस टाइम पे? अगर आप रिडीम करते हो क्या? प्रेफरेंस शेयर्स को, तो उस केस में इसका सारा, या फिर डिबेंचर को, तो उस केस में इसका एडजस्टमेंट किससे होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से। बेटा बाईबैक करते समय चाहे तुम प्रीमियम में करो या चाहे तुम नॉर्मल में करो, पार में करो, ठीक है ना, बाईबैक में सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्टमेंट होगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो तो रिडेम्पशन का पेमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या पेमेंट होगा? प्रीमियम का। नहीं समझा अच्छी तरह से? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर रहे हो बाईबैक के लिए, लेकिन वही सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूज करने देंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के लिए। प्रीमियम मतलब लॉजिक समझा? फेस वैल्यू का जो रहेगा उसका अलग, समझ? सीआरआर जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में।
प्रीमियम वाला इससे एडजस्ट करोगे। डन है क्या अच्छी तरह से? श्योर है? ओके एक बार हम 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, इसको रट लो, अभी तुरंत पूछेंगे। सर 3-4 को तो एक साथ में बोल सकते हैं कि जितना भी एक्सपेंसिव लगा है इशू वाला सामान बोल सकता है बट पॉइंट को अलग करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस और कमीशन। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस लिखोगे ना हाँ तो वो मार्क्स देगा बट उसको एक में काउंट कर लेगा। यहाँ पे तुमको पता है बहुत ज्ञानी लोग हैं जो, हाँ वही बोल रहे कि यहाँ पे आप लोग जिस थॉट प्रोसेस में लेके लिखोगे उसको उससे मतलब नहीं, उसको पूरा क्लियरिटी चाहिए। हम ऐसे लोगों को भी देखे हैं जो भयंकर नॉलेजेबल है लेकिन आज भी तुमको सच बता रहे हैं उनके पास डिग्री नहीं आ पा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है, इसमें ना हम लोग को बहुत पैतराबाजी करना पड़ता है। ये कोर्स में तुमको अपने आप को एकदम चीर फाड़ करके दिखाना पड़ेगा, समझा भाई? तुम एक्सपेंसेस लिख दिया चलेगा, अब तुम अपनी बैक ऑफ द माइंड में तुम क्या एक्सपेंसेस इंक्लूड किया वो अग्री कर रहे हैं, लेकिन उसको चाहिए एकदम ये जो रेडी किए है ना, ये मेरा नहीं है, ये सारा आपका। सजेस्टेड आंसर्स है, ये हम नहीं सजेस्ट किए, कौन किया है? आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट किए। जो सीए सजेस्टिव आंसर देता है वही सीए में दे देता है, और सीएस दूध भात लेके घूमता बनता है, कुछ भी दे दो बस दे दो। डन है क्या? एकदम सिंपल सा है। और सीए आधा कॉपी करता है लॉ से रिलेटेड, किससे? सीएस से। लॉ में वो उसको हेल्प लेता है। तुम लोगों का जितना भी केस स्टडी आएगा ना सीए वाला लोगों का, सारा सीएस का केस स्टडीज रहेगा। सीएस 90% तो बोल है उतना वेटेज नहीं है। अब देखो जिसका जो डिपार्टमेंट है वही कराना ठीक है ना। अब ऑडिट तुम लोग को पढ़ाता है तो ऑडिट तुम लोग को 100 मार्क्स का, सीएमए वाला भी पढ़ता है तो 50 मार्क्स का पढ़ता है, जैसा जिसका लॉजिक हो। अब कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट थोड़ी ना तुम पढ़ेगा, वही बात है। तो बेकार का काहे को अकाउंट्स कराना, अब उसको उतना ही अकाउंट्स कराएगा तो साला सीए नहीं बन जाएगा, फिर काहे को तेरे पीछे पड़ा है। डन है क्या? चलो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर मतलब एमसीक्यूज के लिए यूज हो सकता है। कभी को पूछता है सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या प्रॉफिट ट्रीट किया जा सकता है क्या? इट इज नॉट ट्रीटेड एज प्रॉफिट। नंबर 2, क्या इसको यूज किया जा सकता है क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में? द आंसर इज नो। अच्छा चलो एक बार खुद से रीड करो तो इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अच्छा एक बात मेरा बात सुनो, सेक्शन 52 किससे डील करता है? 52 किससे डील करता है बोलो? सिक्योरिटी प्रीमियम। 53 डील करता है डिस्काउंट से, 54 डील करता है स्वेट इक्विटी शेयर से, और 55 डील करता है प्रेफरेंस शेयर से। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा काम दे रहे हैं, पहले जाके तुम अपना फॉर्म्स अपडेट किए हो गलती से भी? लास्ट क्लास कहाँ तक फॉर्म अपडेट किया? लिस्ट ऑफ फॉर्म्स में जाइए तो फॉर्म्स को अपडेट करिए। चलिए तो बैठ के फटाफट फॉर्म्स अपडेट करो। कहाँ तक किए थे फॉर्म्स को अपडेट? पास 2 तक, पास 3 तक कर लिए थे ना। पास 2 तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम था, पास 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट था। अब चलो तो अपडेट करो, तो क्या अपडेट करोगे? वेरी गुड, लिखो तो SH9। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। वेरी गुड, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट वहां लिख लेना इन केस ऑफ बायबैक। SH9 में लिखो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ बायबैक। फिर SH10 है, SH10, SH10 क्या है बोलो? बुक्स रिकॉर्ड
SS10 क्या है? रजिस्टर ऑफ बायबैक मेंटेन्ड बाय कंपनी। रजिस्टर ऑफ बायबैक मेंटेन्ड बाय कंपनी, SS10। फिर आता है SH11। नहीं, SH11 क्या था? बोलो। SH11 में क्या था? रिटर्न ऑफ बायबैक। रिटर्न का मतलब समझा? डिटेल्स ऑफ बायबैक। किसको दे रहे हो? ROC को। फिर SH15 कंप्लायंस सर्टिफिकेट इन रिलेशन टू बायबैक। HS15 में लिखो कंप्लायंस सर्टिफिकेट इन रिलेशन टू बायबैक। डन है। अब लिखो MGT7 एनुअल रिटर्न। याद आ रहा है? MGT7 एनुअल रिटर्न। अच्छा, सेक्शन का लिस्ट मेंटेन किया है? लिस्ट ऑफ सेक्शंस मेंटेन किया है? कहाँ तक मेंटेन किया है? 13 तक किया हुआ है। चलो लिखो तो 14 लिखो। सेक्शन 14 लिखो। लिखो तो ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डन है। लिखो तो 52। नंबर वाइज याद करेगा तो यहीं लेटा जाएगा तुम। पूरा सेक्शन याद करना है इसको। 52 सिक्योरिटी प्रीमियम। तुम ऐसे करा, खाली लॉ ही देगा एक तो पेपर। 53 क्या है? इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। फिर लिखो 54। 54 लिखो तो स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स। डन है। फिर लिखो 55 प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। फिर लिखो 68 क्या? बायबैक। $69 क्रिएशन ऑफ CRR। तो सेक्शन 70 प्रोहिबिशन फॉर बायबैक। डन है। कुछ और याद आ रहा है सेक्शन? लिखो। और भी सबसे पहला क्लास का सेक्शन याद करो। लिखो पहले। कॉल किया था क्लास। बैठो एक मिनट। कहाँ तक लिखा? हाँ, राइट इशू लिख लिया। 3940 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक साथ। और कुछ याद आ रहा है? 19 वेरी गुड। लिखो
सेक्शन 19 लिखो, होल्डिंग कंपनी कैन नॉट होल्ड, सॉरी सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट होल्ड, वेरी गुड। ये सब क्लास किया ना तुम लोग, सब अपना देख लो, क्लास कियो बाबू, ये वाला दिशा कियो क्लास, लास्ट वाला कर ली कंप्लीट। वेरी गुड। प्रोस्पेक्टस का भी लिखो। तुम लोग अपडेट करो, मारे 1 मिनट। लो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये आदमी को देखो, ऐसे ही करने हम लोग अपना हालत पढ़ पढ़ के। कितना हैंडसम सा लग रहा है ये, ऐसा बोलता है तेरे को? क्यों? कौन सा ट्यूशन पहला, मतलब पहला क्लास कौन सा रहता है? सुबह? उसके पहले कॉलेज रहता है क्या तेरा? तो क्या तुम दौड़ के आता है क्या उधर से? तेरा गोइंका है ना, तो तेरा तो 10 मिनट 15 मिनट लेट होता होगा। 11 बजे तो नहीं पहुंचता होगा तू? क्या बोल रहा है तू? कॉलेज का क्लास नहीं करता है? ओके। गोइंका तो स्कूल है ना भाई, तो उसमें तो पूरा करना पड़ता है। सर बैठ जाएंगे ना, अगर टीचर आ गया अंदर, वो बोल देगा बाहर मत जाओ, बंद हो गया है, वेट वेट, और क्लास करो, उसके बाद फोन करेंगे। अभी सबसे पुराना टीचर कौन है गोइंका में? ये राजेश तिवारी है? नहीं है ना? उनका ही नाम है, वो एक टीचर बोले कि वो बहुत पॉपुलर टीचर है, सब जगह उनका नाम है। उन्हीं का नाम है, सबसे पॉपुलर है गोइंका में, सबसे ओल्ड, मतलब एकदम क्या बोले, फ्लाइंग किस दे दो उनके अकाउंट्स को। हाँ, वो बोलते हैं कि सबका नाम याद रखते थे, क्या वो। अच्छा आदमी। छोड़ो, हम लोग को ये हालत करना है। इसका नाम है स्वेट, ठीक है ना? ऐसे ही पसीना बहा रहा है। अब सुनो, ये स्वेट इक्विटी का मेन पर्पस क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स बेसिकली मिलता है कंपनी के जितने भी मतलब सबको नहीं, कंपनी के किसको मिल सकता है? एम्प्लॉय को, या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स को। किसको मिल सकता है बोलो? कंपनी के एम्प्लॉय को या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स को। भैया ऐसा क्या है कि कंपनी के एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को पसीना बहाने के लिए शेयर्स मिलेगा? हम बोले ध्यान से सुनो, वो लोग पसीना नहीं बहा रहा है, वो लोग पसीना बहा के तुम्हारे कंपनी को एक पहचान दे रहा है, उसका नाम ही तुम हो, मतलब कंपनी मतलब ही वही। आज अगर हम बोलते हैं रिलायंस, तो तुम्हारे माथा में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वही है खून पसीना वाला आदमी। आज हम बोलते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिस व्यक्ति का चेहरा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वही है खून पसीना वाला आदमी, ठीक है ना? यानी कि एक ऐसा कंपनी का एम्प्लॉय या फिर एक ऐसा कंपनी का डायरेक्टर जो अपना खून पसीना एक करके कंपनी को नो हाउ प्रोवाइड किया है। क्या प्रोवाइड किया बोलो तो? नो हाउ। अब आप पूछोगे भैया नो हाउ का मतलब क्या होता है? नो हाउ मतलब पहचान प्रोवाइड किया है कंपनी को, डन है क्या? नंबर 2, कुछ ऐसा करके दिखाया है जो जादू का रोहित मेहरा कर पाया था सिर्फ और सिर्फ, यानी कि फ्यूचर देखने का कुछ मशीन्स रेडी किया। बोलने का मतलब है कि ये कुछ ऐसा किया है जिससे कंपनी के पास आईपीआर आ गया है। आईपीआर मतलब समझते हो? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ गया है। ये जो रोहित मेहरा याद है, देखा है तुम लोग? क्रिश देखा है? क्रिश बचपन में तो तुम लोग के ही आया था वो। क्रिश नहीं देखी हो? क्या देखी हो तुम? क्या? कुछ नहीं। कोई मिल गया में तो बेचारा बच्चा था, शादी तो क्रिश में हुआ था ना, जब वो बाहर गया था फॉरेन में, वो कंप्यूटर बनाया था जिसमें फ्यूचर देख सकता है। तुम लोग क्या जवानी में किया हम समझ नहीं पा रहे भाई। हम समझ गए तुम लोग जवानी में फ़ोन में बिताया है। एनीवेज, बस अपना जवानी मत याद करो, इधर आओ। अभी आईपीआर दिया, कंपनी को एक पहचान दिया, जिसको क्या मिला बोलो ना? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
तो ऐसे कंपनी को मतलब ऐसे एम्प्लॉय को, ऐसे डायरेक्टर को रिटेन करने के लिए, रिटेन मतलब समझते हो, अपने पास रखने के लिए ये लोग उसको जो शेयर्स देता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये कंपनी फ्री में नहीं दे रहा है, कंपनी इसलिए दे रहा है क्योंकि तुम उसको क्या दियो, पहचान, क्या दियो, आईपीआर। तो सपोज करो वो शेयर्स 200 रुपया गए, लेकिन क्योंकि तुम कंपनी को पहचान दिए हो, आईपीआर दिए हो, इतना रिकॉग्निशन दिए हो, वो तुमको इशू कर दे रहा कितना रुपया में, बोलो तो 150 रुपया में, जिसको तुम लोग बोलते हो इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। डन है अच्छी तरह से। या फिर तुम कुछ पैसा भी नहीं ले रहा है लेकिन तुमको दे रहा है, तो सर पैसा नहीं ले रहा, फ्री हो जा रहा है। बोले नहीं, फ्री कहां से हो रहा है, फ्री नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम उसको नो हाउ दिए हो इसीलिए वो तुमको दे रहा है। फ्री होता अगर हम सबको देते, हम सिर्फ उसको दे रहे हैं जो मेरे को नो हाउ दिया है, जो मेरे को आईपीआर दिया है। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसको तुम नीच जैसा बिहेव नहीं कर सकते हो कि दूर हट दूर हट, एकदम जैसा इक्विटी शेयर होता है वैसा ही स्वेट इक्विटी होता है। द पर्पस ऑफ गिविंग दैट पर्सन अ शेयर इज नोन एज स्वेट इक्विटी। बस जो शेयर मेरे को मिला है वो शेयर उसको भी मिलेगा, लेकिन मेरे को खरीदना पड़ा था 200 में, उसको मिल गया ऐसे ही क्योंकि वो कुछ और दिया कंपनी के लिए। डन है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो स्वेट इक्विटी शेयर्स। एम आई क्लियर विद दिस पर्सन? इसका आपको क्लैरिटी आ गया कि क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स? तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो इशू करता है कंपनी, किसको, अपने डायरेक्टर को या एम्प्लॉय को, एट अ डिस्काउंट। आइदर कुछ डिस्काउंट में इशू करता है या फिर कुछ कंसिडरेशन में इशू करता है, जो अदर देन क्या है, कैश। यानी कि पैसा नहीं लेता लेकिन कुछ कंसिडरेशन वो दिया इसीलिए उसको दे रहा है। क्या दिया सर? वो उसको नो हाउ दिया है। क्या दिया बोलो? नो हाउ, पहचान दिया है। अगर आप नो हाउ नहीं लिख पाए तो तुम लोग क्या लिखोगे? नो हाउ। लिखना तो नो हाउ ही है। डन है, कुछ ऑप्शन नहीं है। डन है क्या अच्छी तरह से? या फिर तुम्हारा राइट अवेलेबल किया है वो कहां पे, बोलो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। तुमको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितना तरह का होता है? 3 तरह का अभी जो तुमको नोन होता है हम बताते हैं। एक होता है पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। पेटेंट हो गया कोई आविष्कार, रोहित मेहरा पेटेंट, ठीक है। कॉपीराइट हो गया कोई बुक्स जो लिखे है उसका कॉपीराइट उस पे। ट्रेडमार्क हो गया कोई लोगो। अभी हम तुमको पता है ऐसे ऐसे चीता बना हुआ है, क्या मतलब है इसका? चीता, जैगवार, पुमा ना, ठीक, क्या है ये? तो ये ट्रेडमार्क हुआ। डन है। वो जो डियर बना रहता है एक शर्ट में, पता है क्या नाम है उसका? एलन सोली। डन है क्या? तो ये सब कुछ हम लोग कैसे पहचानते हैं? उसके ट्रेडमार्क से। या फिर कंपनी में वैल्यू एडिशन किया है, वो कंपनी का वैल्यू बढ़ाया अपने चेहरे से, अपने पहचान से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसका सेक्शन है ये सेक्शन है। 9 के जगह ब्रैकेट नहीं लग के 9 लिखा गया है, तो अच्छा हमको आता है। 288 डन है क्या? 288 में स्वेट इक्विटी शेयर डिफाइन है भैया। तो ये सेक्शन 54 क्यों लिखा है? अरे बाबा, सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी का प्रोविजन बताता है, लेकिन व्हाट इज स्वेट इक्विटी वो कौन बताता है? सेक्शन 288। डन है अच्छी तरह से? तो ये है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये क्या बोलो तो स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में आपको समझना है तो यहां से समझेंगे आप। डन है क्या? तो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है ध्यान से समझिए। पहले हम लोग समझेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स दिया किसको जाता है? एम्प्लॉय को। तो भैया एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन आता है भैया? हम बोले देखो, एम्प्लॉय के अंदर आता है कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय, चाहे वो इंडिया में काम करे या इंडिया के बाहर। डन है क्या? परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कंपनी का डायरेक्टर, चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो या पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। या फिर एम्प्लॉय या डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया। बहुत सिंपल है डेफिनेशन यहाँ पे।
एम्प्लॉय कौन कौन आता है? परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर वेदर होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर, दूसरा डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडी कंपनी वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। डन है क्या? अच्छी तरह से एम्प्लॉय का डेफिनेशन क्लियर हुआ। अच्छा, ये जो वैल्यू एडिशन है ये आप हल्का सा कट कर सकते हो, आपको नहीं पढ़ना है कि वैल्यू एडिशन क्या क्या होता है। व्हाट डज वैल्यू एडिशन मीन्स नहीं पूछेगा कभी भी। वैल्यू एडिशन मीन्स मतलब कंपनी का वैल्यू को बढ़ाना, और कंपनी का वैल्यू कैसे बढ़ा? उनको आईपीआर दिया, नो हाउ दिया, पहचान दिया तो बढ़ गया। डन है क्या? अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो है इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज कंडीशन फॉर इशूइंग ऑफ व्हाट? बोलो, स्वेट इक्विटी शेयर्स। व्हाट आर द कंडीशन फॉर इशूइंग व्हाट? स्वेट इक्विटी शेयर्स। श्योर है क्या? अब देखो अच्छा, हम क्या सोच रहे हैं, एक मिनट सुनो, एक बस डिस्कस कर ले। चलो, व्हाट आर द कंडीशन फॉर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर्स? स्वेट इक्विटी शेयर का क्या कंडीशन है? नंबर 1, स्वेट इक्विटी आप शेयर इशू कर सकते ओनली आफ्टर कितना साल बाद? बोलिए तो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। भाई ऐसा क्या कोई काम कर दिया कि खुलते ही तुम उसको स्वेट इक्विटी दे दिया? ऐसा क्या काम हो गया 2 महीना के अंदर? तो कितना साल बाद आप स्वेट इक्विटी दे सकते हो? 1 साल के बाद। तुमको पता है स्वेट इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर होता है जिसको अलग से इशू नहीं किया जाता है। याद करो, तुमको क्या बताए थे? एफपीओ सुना? एफपीओ और एक बताए थे ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। वो शेयर कौन होल्ड करता है? कंपनी का प्रमोटर। तो जब कभी भी हमको किसी और को शेयर देना रहता है तो हम लोग प्रमोटर से शेयर लेके उसको दे देते हैं। यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर जिसको देते हैं ना, वो प्रमोटर अपना ही हिस्सा का कुछ शेयर देता है। तो इससे पेड ऑफ शेयर कैपिटल में कोई फर्क नहीं। डन है क्या? अच्छी तरह से श्योर है? तो कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर ओनली आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। नंबर 2, sweat equity shares must be class of share already issued by the company। डन है? ऑलरेडी इशूड है ये। अच्छा, स्वेट इशू करने के लिए सबसे पहला नंबर 3 क्या बोल तो? आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। अब इसके आगे तुमको सब कुछ एकदम चीर फाड़ करके तुम लिख सकते हैं। नहीं कर रहा है तो कैसे ऑथोराइज कर देना है, क्या करना है क्या नहीं करना सब पता है तुमको। डन है क्या? अच्छा, फिर तुमको क्या पास करना है? एसआर इन जीएम। बेटा ये एसआर इन जीएम किसके लिए? स्वेट इक्विटी के लिए। डन है क्या? अच्छा, जो रेजोल्यूशन पास करवाओगे स्वेट इक्विटी शेयर करने के लिए तो तुम बताओगे कि कितना शेयर इशू कर रहे हो, करंट मार्केट प्राइस क्या है उस शेयर का, और तुम किस कंसिडरेशन पे इशू कर रहे हो। डन है क्या? किस क्लास ऑफ डायरेक्टर को इशू कर रहे हो या फिर किस एम्प्लॉय को इशू कर रहे हो। डन है क्या? अब डायरेक्टर बोल के डायरेक्टर, अब डायरेक्टर आगे पढ़ोगे, सीए वाला तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन डायरेक्टर 2 तरह का होता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होता है क्या बोल तो? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक होता है क्या बोल? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो फुल टाइम डायरेक्टर की तरह रहता है, और नॉन एग्जीक्यूटिव होता है जो पार्ट टाइम रहता है, मतलब आना जाना उसका चलता रहता है। डन है क्या? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो हमको अपना सारा काइंड बताना पड़ेगा, हमको अपना सारे डायरेक्टर का क्या बताना पड़ेगा? बोलो, काइंड्स बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्टर को हम क्या इशू करके दे रहे हैं। डन है क्या? ओके, अब सुनो, अगर एक लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहा है तो उसको इशू करना है अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन। मैंने आपको हमेशा बताया है, आप सेबी को हमेशा फॉलो करेंगे एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। याद आ रहा है? हम बताए थे। तो अगर आप एक लिस्टेड कंपनी और आप स्वेट इक्विटी शेयर्स कर रहे हो तो आपको क्या फॉलो करना है? सेबी के गाइडलाइंस। भैया गाइडलाइंस बता दो। गाइडलाइंस हमारे सिलेबस में नहीं है, गाइडलाइन हमारे फाइनल लेवल के सिलेबस में है, जहां पे हम सीखेंगे कि कैसे स्वेट इक्विटी होता है अलॉन्ग विद सेबीज गाइडलाइन। डन है क्या? अच्छा, अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो तो स्वेट इक्विटी शेयर इशू होगा बाय फॉलोइंग व्हाट? कंपनी का रूल्स। कौन सा रूल्स? कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। डन है क्या? मैंने आपको हमेशा बताया, आप एक्ट के साथ क्या पढ़ते हो? रूल्स। कंपनी हमें ये इतना फॉर्म्स एंड ऑल तुमको क्या लगता है? एक्ट बता रहा है। ये जो तुम सोचते हो फॉर्म्स, वो लोग एक्ट नहीं बताता, कौन बताता है? रूल्स। वो तो हम यहाँ लिख दिए है, वो लोग ऐसे लिखता है कंपनी मस्ट डिक्लेयर सॉल्वेंसी
एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ऐसे लिख देते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब प्रिस्क्राइब कहाँ किया हुआ है? रूल्स में। तो हम लाके बोलते हैं कि कंपनी मस्ट डिक्लेयर सॉल्वेंसी इन फॉर्म नंबर SH9। डन है क्या? अब फिर ऐसे बोलता है व्हेनेवर रेजोल्यूशन इज पास्ड इन्फॉर्म ROC एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब बोलो कहाँ प्रिस्क्राइब? रूल्स में पढ़ कर हम आए, किसमें प्रिस्क्राइब्ड है? MGT 14 में। वो हम बताती है MGT 14, हम मिला के पढ़ा रहे तुम लोगों को। लेकिन तुम जब एक्ट एक्चुअल में बेयर एक्ट देखो कि वहां कुछ नहीं लिखा हुआ है। बेयर एक्ट अलग है, रूल्स अलग है, अलग अलग पढ़ना पड़ता है तुमको। डन है क्या? तो वही बोल रहा है कि अगर तुम स्वेट इक्विटी शेयर कर रहे हो तो तुमको फॉलो करना पड़ेगा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल। कौन सा बोलो तो? 2014 वाला। अब सुनो, बहुत इजी है। जो स्वेट इक्विटी शेयर है वो रैंक पारी पासु होगा। गाली नहीं है बेटा, पारी पासु का मतलब इक्वल। ऐसा नहीं नीच जैसा बिहेव करोगे, पसीना हुआ है तेरे को दूर हट, नहीं, पसीना उसको नहीं हुआ, खून पसीना बहा के वो शेयर लिया है, तो तुम जिस लेवल में वो भी उस लेवल में ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि भीख में, तुम बोले भीख में मिला तुमको। स्वेट इक्विटी मतलब स्वेट इक्विटी। अनन्या पांडे सेलिब्रिटी है मतलब है, तुम बिहेव नहीं कर सकते ऐसे कि वो नहीं है। डन है क्या? बात खत्म है, वो सेलिब्रिटी है मतलब है। डन है क्या? अलॉटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शुड बी मेड कितना महीना के अंदर बोलो तो? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग SR इन GM। ये भी इजी है बेटा। स्वेट इक्विटी आपको दे देना जैसे ही सीलिंग, जैसे ही आपका SR इन GM पास हो, वहां से कितना दिन में? 12 मंथ्स में। डन है। अब देखो सीलिंग लिमिट क्या है, मतलब व्हाट आर द लिमिट, कितना स्वेट इक्विटी शेयर तुम इशू कर सकते हो। ऐसे तुम खुलेआम इतना ज्यादा इशू नहीं कर सकते कि पूरा कंपनी तुम स्वेट इक्विटी से भर दियो, एक लिमिट है। तो बोल रहा है एनुअल लिमिट कितना है, देखो तो पढ़ो कुछ से। 5 करोड़ वैल्यू का या 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का। समझ आ गया अच्छी तरह से? विच एवर इज हायर, उतना हुआ साल का। और पूरे जिंदगी में कितना बोलो तो बेटा? पूरे जिंदगी में कितना? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। कौन सा पेड अप? इक्विटी शेयर कैपिटल। पूरे जिंदगी में कितना? 25%। समझ आया? उससे ज्यादा तुम स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकता। तुम्हारा इक्विटी जो है ना, इक्विटी प्रैक्टिकली क्या होता है, कंपनी अपने ऑथोराइज्ड में इक्विटी को फिक्स कर देता है, ठीक है? उसी इक्विटी जितना ही तुम रेस कर सकते हैं। अगर तुम्हारा पेड अप बढ़ रहा है तो कितना तक बढ़ सकता है? ऑथोराइज तक, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता। और अगर उससे ज़्यादा बढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना पड़ेगा। तो हम उसी ऑथोराइज्ड को साक्षी मान के वो अभी तक जितना पेड अप इशू हुआ है उतना ही लिमिट तक कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो नहीं देंगे, नहीं। अब तुमको लगता है कोई स्वेट इक्विटी दे रहा है? अगर दे रहा होता तो हम लोग, वो स्वेट इक्विटी नहीं है, वो तरह का उसका बेनिफिट है जो उसको दे रहा है। समझ आ रहा है? वो तो तुम उसको एक तरह से क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जो तुम लोग में नहीं है, लॉयल्टी। ठीक है, वो है, वो दिखाया है वो बंदा इतना उसके यहाँ काम करके, तो उसको देंगे कि नहीं देंगे? अभी तुम लोग का जैसे कम से कम वो एक रिश्ता तो निभाया ना उसके साथ, 40-45 साल का पुराना है। हाँ सर, वो तुम उसको जो दिया था, तुम सुन, तुम चीज को फ्रैंकली ले, जैसे स्वेट इक्विटी पर्पस है, मिल उसको क्या रहा है, कंपनी का इक्विटी मिल रहा है, बस बात खत्म। अब तुम कंपनी छोड़ भी दिया, शेयर उसी, नहीं फिर नहीं मानोगे, तो फिर उसमें मेंबर में इंक्लूड भी नहीं रहता। डन है अच्छी तरह से? प्रैक्टिकली तुम अगर ये स्वेट स्वीट देखोगे ना तो प्लीज नहीं होता ये सब हरकत, ठीक है? कंपनी तुमको और मतलब ये सब नहीं देता। ये कंसेप्ट बुकिश कंसेप्ट है और वो चला आ रहा है, बस वो चला आ रहा है। लेकिन हाँ
हाँ, टैक्स में भी तुम देख लो ना, ऑब्लिगेशंस एंड ऑल बहुत सारा परक्विजिट्स है, और ये परक्विजिट्स मिलता है बड़े कंपनीज में, जैसा नहीं है कि बकवास लिखा है, मिलता है। अब तुम उसको कंपेयर करोगे सेक्टर 5 ऑफ कोलकाता से तो ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट हाँ हाँ हाँ, अभी सुनो, अभी हम जिसके अंदर फॉर्म में थे, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोगों का दोपहर में खाना पीना पूरा फिक्स्ड, मतलब अनलिमिटेड, तुम कुछ भी खा सकते हो, चाहे हम 500 का खाए या 1000 का खाए, कोई लिमिट नहीं है पर विजिट सा। हम लोग का गाड़ी का खर्चा, तेल वेल का खर्चा सब वहाँ से होता है, तो ये सारा परक्विजिट्स है। और इसके बाद आदमी का, अगर हम तुमको बोले आयुष कि हम तुमको महीना का 15,000 रुपये देंगे, और तेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना भी आए, गैस का खर्चा, राशन का खर्चा, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा, और तुम्हारा, हाँ, सारा कुछ हम दे देंगे, तो तुम क्यों नहीं करेगा? हम लोग कमाते हैं किस, मेन कमाई किसके लिए होता है? ऐश के लिए, आराम के लिए। वो है पहला खाना पीना, और दूसरा है कि बेसिक्स, जैसे मेरा सिंपल सा रूल है कि हमको बेसिक्स राइट्स रखना है। बेसिक राइट्स मतलब एसी चलाना, ये मेरा बेसिक्स है, ठीक है, कि एसी चलना चाहिए, ये मेरे लिए यही लग्जरी है, एसी चलना चाहिए। दूसरा लग्जरी है, एक ठो चार गाड़ी होना, चार गाड़ी मतलब 4 चक्का वाला गाड़ी होना चाहिए, 4 गाड़ी नहीं चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि जो मन करे एक बार लाइफ में खा पाए, बस उसके बाद हमको और कोई फुटानी बाजी नहीं करना है। तो सबका अलग अलग रूल है। अब तुम लोग का रूल है गोवा जाके यासी करना, वो तुम लोग 2 महीना में कर लेगा, है ना दीपिका? दीपिका को कुछ भी बोलो बगल में देखती है। इधर आ जाओ बेटा, इस साल जाते जाते बात कर लेगी तो मेरे से, हाँ? अरे बोल ठीक है। कहाँ कहाँ रहती है तुम? मतलब कोलकाता की है कि बाहर से आई है पढ़ने? कहाँ से? साथी है क्या? वो बचपन का ही दोस्त है तो? 11 वहीं पढ़ी है, और वो जो बच्ची आती है तो वो भी वहीं है, और तीनों बिरादरी एक ही है तुम लोग, वो भी इसकी दोस्त है। झगड़ा हो रहा है ना तुम लोग में, कोल्ड वॉर। इधर आओ। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड मतलब समझते हो? कंपनी साला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अलग चालू है, स्वेट इक्विटी लिया, फिर बोलता अच्छा चलता हूँ, दुआ हमें याद रखना तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है कि अगर स्वेट इक्विटी शेयर हम लोग किसी डायरेक्टर को इशू कर रहे हैं या एम्प्लॉय को इशू कर रहे हैं, वो लॉक्ड रहेगा। वो क्या रहेगा? लॉक्ड रहेगा। लॉक्ड मतलब कितना साल तक वो नहीं बेच सकता? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। डन है क्या? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ये याद रखना है। 3 साल तक वो नहीं बेच सकता। डन है क्या? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। उसके बाद बोल रहे हैं कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना है। कंपनी को क्या मेंटेन करना है? एक रजिस्टर मेंटेन करना है। कंपनी शुड मेंटेन अ रजिस्टर स्वेट इक्विटी का, किस फॉर्म में? SH3 में। ठीक है क्या? चलो एक बार पढ़ लो तो बाकी जो बचा हुआ है इजी है। समझ आया? रजिस्टर कहाँ मेंटेन होगा? रजिस्टर ऑफिस में, या फिर बोर्ड जिस प्लेस में डिसाइड करे उधर। जो रजिस्टर में तुम मेंटेन कर रहे हो उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा बोलो तो? कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, या फिर कोई अदर पर्सन जो ऑथोराइज बाई बोर्ड हो। जैसे कंपनी सेक्रेटरी हर कंपनी में रहना मैंडेटरी नहीं होता है, तो कोई और जन भी कर सकता है उसको। डन है क्या? तो तुरंत जाके SS3 को अपडेट कर दो, भूल जाओगे तुम लोग फॉर्म्स में। बहुत सारा फॉर्म्स हो गया होगा ना अभी तक। बस डायरेक्टर जिसका जिस जो CA कर रहा है उसका, हमको लगता है विशाल का ये पेज देख के और एक पेज लगेगा तुम लोग को, ठीक है। अब CMA वाला लोग का नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा डायरेक्टर तक ही है। कौन सा एग्ज़ाम? ओ, हमको लगा तुम लोग का अलग अपना एग्ज़ाम। सुनो, और 8 मई को, 8 मई
8 मई पढ़कर आना, टेस्ट लेंगे पूरा चैप्टर। हाँ कौन नशा करता है रे तुम? 8 में तक तुमको कौन पढ़ाएगा? आज ही तो पढ़ाएंगे लॉ, उसके बाद तो वो पढ़ेगा। 8 मई को दिशा, उस दिन बेहोश नहीं होना बेटा, आ जाना ठीक है ना, ऑनलाइन नहीं होगा। और अपनी दोस्त को बोलना कि घर में बैठ के देना पड़ेगा टेस्ट, ठीक है ना। 8 मई। और उससे पहले हम विशाल और आयुष से मिलना चाहेंगे ऑन 6 मई। 6 मई टैक्स के क्लास के बाद हाफ एन आवर, ठीक है। कुछ डिस्कशन करना है और कुछ केस स्टडीज काम करना है। तो 7 तारीख को भी तुम लोग आओगे। 7 मई संडे, ठीक है ना। केस स्टडीज करना है। 1 मिनट रुक जाओ।